हाँ जी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या दोस्तों? आप लोग सब एडजस्ट हो जाओ थोड़ा कॉर्नर कॉर्नर। यस, तान्या जी, निहारिका जी, प्रभगुन जी, प्रत्युष जी, आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। जस्ट अ मोमेंट। यस सर, यस सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। ओके, चलिए कर ले, शुरू कर ले क्या फटाफट। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाइटल पे भी लिखा है टेस्ट एंड शॉर्ट रिवीजन डे है, तो आपका पहले तो टेस्ट होगा, टेस्ट कर लो, फिर शॉर्ट रिवीजन होगा, फिर नाश्ता कर लो, फिर चले जाओ। भाई ऑनलाइन वाले गूगल पे मत मांगिएगा, फेस टू फेस के फायदे हैं ये सारे, तो कृपा करें अगली बार फेस टू फेस आए ग्रुप 2 के लिए, बरोबर है ना? 1 के लिए क्यों बोले दोबारा? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता हूँ, बताइए, और रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है अगर, तो फिर इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता हूँ। टेस्ट कैसा रहेगा, आपको कैसे टेस्ट मिलेगा एंड ऑल, ठीक है? चलिए कर ले शुरू। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भले आप नाश्ते की मोटिवेशन में आए हो कि कैसे भी आए हो, आओ टेस्ट तो देने आओ। मैं नाश्ते का प्रबंध करता हूँ, लमसम में बात करता हूँ, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। यस दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट। दोस्तों आज हमारा टेस्ट डे है। आज का हमारा टारगेट 2 चीज का रहेगा। पहला, आपका टेस्ट रहेगा चैप्टर नंबर 1 पे। दूसरा जो रहेगा कि आप एक बार टेस्ट दे लेंगे तो हमारा जो एक वादे के अनुसार था कि चैप्टर नंबर 1 है, हमने लगभग चैप्टर नंबर 1 को 4-1 दिन के आसपास पढ़ा है, उसको मात्र आधे घंटे से 20 मिनट के अंदर शॉर्ट रिवीजन बिना बुक खोले शोले एकदम जोर से उसको खत्म करके लेंगे। टेस्ट के बारे से आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, जितने भी लाइव प्लस जीडी वाले स्टूडेंट्स हैं, बराबर, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करने के पहले ही बता दिया था कि टेस्ट है, तो जीडी वालों को मे भी पहले से ये बात पता होगी, और लाइव एट होम वाले तो फेस टू फेस के साथ ही देंगे। टेस्ट पेपर मेरे सामने रखा हुआ है, ठीक है भाई साहब? टेस्ट पेपर कहाँ गए वागस्कर जी? ये बैक टू बैक होता है क्या टेस्ट पेपर? एक ही है बस, बाकी सब है बैक टू बैक, ठीक है? टोटल 31 मार्क्स के आपको पेपर है इसमें। लाइव एट होम और जीडी वालों को ये सेम पेपर, जब मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा फेस टू फेस वालों को, सेम टाइम में आपके ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां पे ड्राइव पे ले लेना, और टेलीग्राम पे भी अपलोड हो जाएगा, तो आप टेलीग्राम से भी ले सकते हो, दोनों जगह रहेगा। टोटल 50 मिनट का पेपर रहेगा। हम शुरू करेंगे 8:30 में, भी 8:27 हो रहा है, और 50 मिनट का आपका पूरा पेपर रहेगा। 50 मिनट मतलब 50 मिनट आपको छोड़ना है, मैंने कैलकुलेट करके ही रखा है इस पे। 31 मार्क्स के पेपर है, और आपको पता होगा आपको 1.8 मार्क्स मिलते हैं किसके लिए, सॉरी 1.8 मिनट मिलते हैं 1 मार्क्स के लिए, बरोबर है? टोटल 180 मिनट और 100 मार्क्स का पेपर है, तो 1 मार्क्स के लिए कितना, 1.8, तो उतना ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। हाँ, बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा अरे मेरे को तो आती है, ये है, बट ट्रस्ट मी, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया है कि आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा।
तो जैसा मेरा एक प्रोसेस है कि भाई साहब आप पहले पढ़ते हो, फिर क्लास पे रिवीजन करते हो, फिर आप टेस्ट के लिए आते हो। तो जब आपने पढ़ा एक बार आया, दूसरी बार रिवाइज किया कुछ बचा होगा तब आया होगा, तीसरी बार आज आएगा, आज भी तुमको लगेगा अच्छा साला ऐसा होता था, ये तो मेरे को ख्याल पे ही नहीं आया था। फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो आएगा। तो इससे होगा क्या कि हर चैप्टर में जब अपन टेस्ट के इस प्रोसेस से जाएंगे, आपके सारे गड्ढे भरते जाएंगे। गड्ढे हैं, रियलाइज नहीं होते, फाउंडेशन में भी लग रहा था ना, तो गड्ढे अब रियलाइज होते हैं जब आप टेस्ट जाते हो। तो ट्रस्ट मी, ये टेस्ट वाले प्रोसेस को हाथ जोड़ के विनती है मेरी, इसको इग्नोर मत करना। आप रेगुलर टेस्ट भी दोगे ना, तो उसी बहाने से आप क्या करोगे, पढ़ोगे, और पढ़ते ही आप जब आप पढ़े, टेस्ट दिए, डिस्कस हुआ, गलतियां निकली, वो इतनी बार आपके दिमाग में फिट होते हुए जाएगा कि लास्ट तक रहेगा कि नहीं इसको तो मैं जिया हूं, ये कैसे भूलूं, ये तो आया था, ये तो सर ने बताया था। वो आपका दिमाग आपको बैकग्राउंड में क्लैरिटी देना शुरू कर देता है। आपको ऐसे अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ता, क्योंकि एफर्ट तब डालना पड़ता है जब आप जीते नहीं हो। जब आपने चीजों को जी लिया है ना, तो बस जी लिया, वो जहन में आ जाती है। समझ पा रहे हो क्या? तो जैसे ही आज आप भर की तादाद में आए हो एकदम जोर से, ऐसा मैं चाहता हूं हर टेस्ट में आओ और ऐसे ही रेगुलर रहो। बरोबर है क्या? तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है बेटा, आप लोग के लिए मैं करेक्ट 8:30 बजे, अभी 8:29 हो रहा है, जितने भी हैं, बरोबर है क्या? जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है मैं अभी ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। एक बात। दूसरी बात, कुछ कह रहे हैं कि सर आपको आंसर शेयर कैसे करना है, इस पे भी मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं। भाई देखो, मैं सबके आंसर तो चेक नहीं कर सकता, इसीलिए इसी टेस्ट के बाद अपन तुरंत इसका डिस्कशन करने वाले हैं। वो भी कैसे? लाइव एट होम वालों के लिए लाइव, और आप तो यहाँ पे बैठे हैं, और जीडी वालों को ये रिकॉर्डिंग में मिलेगा। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, जिसको लगता है मेरा पेपर अच्छा गया आ जाइए, साथ में डिस्कस करते हैं, और कहीं प्रॉब्लम आए लिखवा दिए। तो आपको ये सेल्फ असेसमेंट ही करना है, बरोबर है क्या? मैं आपको पूरे आंसर प्रोवाइड करूंगा, जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इसी सीक्वेंस में पूरे आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, और आपको मेरे साथ करके डिस्कस करना है। अब मैं बताता हूं कि क्यों मैं इस टेस्ट का इवैल्यूएशन नहीं करवाता हूं। मैं चाहता हूं तो 2 बंदे और बैठ जाएंगे, आपके पेपर भी चेक हो जाएंगे। पढ़ाया मैंने, टेस्ट पेपर मैं सेट करके दे रहा हूं, चेक कर रहा है कौन? तीसरा, जिसको ना ये पता है कि मैंने पढ़ाया क्या, जिसको नहीं ये पता है मैंने टेस्ट पेपर क्या सोच के बनाया, जिसको नहीं ये पता है मैंने आंसर क्या सोच के बनाया। बरोबर है क्या? आई पर्सनली बिलीव कि भाई टेस्ट उसने ही करना चाहिए जिसको ये पता हो, और मेरे को सबका टेस्ट करने में अकेले में मेरे तकलीफ है। मैं 4 बंदे बैठा दूं, उन्हें आंसर देखा, चेक कर दिया, मुझे नहीं लगता कभी भी वो ट्रू इवैल्यूएशन रहेगा। आप कभी भी देखना भाई साहब, आप कितने टेस्ट दे लो, मेन एग्जामिनेशन में एग्जामिनर को जैसे चेक करना है वो वैसे ही करता है। प्रोविजनल बेसिस में आप टेस्ट सीरीज के मार्क्स को रख सकते हो कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, आई हैव टू इंप्रूव लाइक दिस। तो इमीडिएटली 50 मिनट के बाद जब आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा, हम इमीडिएटली पहले उस टेस्ट का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 15-20 मिनट में वो डिस्कशन हो जाएगा, फिर शॉर्ट रिवीजन करेंगे, फिर आप लोग नाश्ता करेंगे, फिर अपने घर जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? तो डिस्कशन हम इमीडिएटली करेंगे, यानी कि लाइव और जीडी वालों को भी इमीडिएटली उसी दिन सारे डिस्कशन मिल जाएंगे। मजा आएगा आपको इस प्रोसेस में, ट्रस्ट में। आप आज के टेस्ट देने के बाद, सेकंड टेस्ट देने के बाद आप बोलेंगे कि सर आप लो और लो, एक चैप्टर का 2 बार लो। इसी बहाने हम पढ़ रहे हैं, हमको मजा आ रहा है चीजों को करने में, एंड मजा आएगा, लिटरली मजा आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन और देना चाहता हूं, जो लाइव वाले, मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा, एंड एट द सेम टाइम ये जो यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग है ये भी पॉज हो जाएगी, ऐसे गोल 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 घूमने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूंगा ना, लाइव स्ट्रीम करके। तो आप ये मत समझना कि लाइव स्ट्रीमिंग रुक गई है तो क्लास रुक गई है। ठीक 50 मिनट बाद इसी लाइव स्ट्रीम में वापस से मैं आ जाऊंगा। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग भी पॉज कर रहा हूं और लाइव स्ट्रीमिंग भी पॉज कर रहा हूं। तो YouTube वालों को ऐसे गोल गोल लोडिंग दिखने लग जाएगा, आप 50 मिनट बाद इसी लोडिंग में वापस आ जाना, लेक्चर वापस रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है? और जीडी वालों के लिए ऐसा है कि अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, जैसे ही मैं वापस आऊंगा रिकॉर्डिंग में ऑन कर लूंगा। तो इसी लेक्चर के अंदर आपको डिस्कशन भी मिल जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ टेस्ट हुआ, उसके बाद ये इसका डिस्कशन है। लाइव एट होम और जीडी वालों के लिए मैं टेस्ट अभी इसी वक्त शेयर कर देता हूं, जैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा एट द सेम टाइम आपके लिए अपलोड हो जाएगा। हम ठीक 50 मिनट बाद मिलेंगे। ऑल्दो अपन ने 8:32 कर लिया, तो आप 8:35 को शुरू कर लेना, और ठीक 50 मिनट बाद मैं आपको वापस मिलूंगा। तो रिकॉर्डिंग भी पॉज कर रहा हूँ, स्ट्रीमिंग भी पॉज कर रहा हूँ। ठीक है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ऑल गुड? ओके ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द लाइव एट होम एंड जीडी स्टूडेंट्स। हम 50 मिनट बाद मिलते हैं, करेक्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाँ, आप आओ, भले एक क्वेश्चन के लिए आओ, बट आप आओ।
तो कौन कौन आएगा डिसाइड करो। हाँ, हाथ उठाया कोई तो। हाँ चलिए, तो एक क्वेश्चन सुधांशु बता देगा, एक आध दो क्वेश्चन आप बता देना, चलेगा ऐसे? ठीक है। और गर्ल्स में से स्नेहा आएगी क्या? हाँ बोल रही, ना बोल रही बेटा? हाँ बेटा, हाँ कि ना? अरे तेरा हाँ भी नहीं निकल रहा यार जोर से। आएगी ना? गुड, एक ही सेकंड बस। चेक। हेलो, हाँ जी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा आप लोग का? मैं वापस आ गया हूँ इसी लोडिंग में, यानी कि वही लाइव स्ट्रीमिंग में। ऑडियो वीडियो क्लियर होगा तो बताना, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा। अब हम पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तरुण जी, कामिनी जी, दर्शन जी एंड मैनी मोर। ओके ओके, चलिए कर ले शुरू। रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। ओके चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले सबसे पहले कौन आना चाहता है? आप आना चाहते हैं कि आप आना चाहते हैं? वो भी हाथ उठाया है, म्यूचुअली डिसाइड कर लो। भाई भाई आजा, भाई आजा आजा। चलिए, भाई का नाम बताएंगे पहले। हाँ आगे आके बता दे, आजा आजा। चलिए लाइव स्ट्रीम में बता देना, ठीक है। बहुत मस्त पेपर था सर जी, शुक्रिया। एक सेकंड भाई, यहाँ थोड़ा व्यवस्था बैठा ले तेरे लिए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ जी बोलिए, हेलो बोलिए ना। हेलो गाइज। हाँ नहीं, मेरे को माइक टेस्ट करना था बस। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, ऑल द फेस टू फेस स्टूडेंट एंड ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट जीडीपीडी लाइव। हमारा आज पहला टेस्ट था, पहला टेस्ट हमारा हो चुका है। इसके लाइव डिस्कशन के लिए हमारे पास आए हैं भरत सिंह राजपुरोहित। भरत सिंह राजपुरोहित जी आए हैं, जो एक आध क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर कोई और आएगा डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन का मेन इंटेंशन ये है कि इन केस अगर थोड़ा एरर वाला आंसर आता है तो आप काउंटर कर सकते हैं इन अ गुड वे। ऐसा नहीं मैं गलत बोल रहा है, बराबर, ऐसा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन के सामने आपके सामने क्वेश्चन है। सर स्लो मोड कम कर दो सर प्लीज। बिल्कुल स्लो मोड कम कर देता हूँ। भरत जी आप बताना शुरू करिए, मैं स्लो मोड कम करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो भी कर लो, बच्चों को तो पेपर पता ही है। सीधा बोल रहा है कि भाई कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है कि नहीं इन फलानी चीजों में। स्लो मोड ऑफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 1। हाँ तो HDFC बैंक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, कोई भी ऐसी कंपनी जो 2013 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके कोई भी प्रीवियस कंपनीज लॉ में इनकॉर्पोरेट हुए है, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी है। हाँ, या तो 2013 में या तो प्रीवियस में। या फिर तो ये किस पे है? ये प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इस पे कंपनीज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? इस पे कंपनीज एक्ट लगेगा। ओके, लेट्स गो क्विक। HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, ये भी 1956 वाली है, लगेगा? क्यों? क्योंकि ये भी किस पे आ रही है? प्रीवियस कंपनी लॉ। तीसरी वाली जो कंपनी है NTPC, कभी किसी ने नाम सुना आप लोगों ने? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, लेकिन बनी ये भी 1956 वाले में, लगेगा? यस। इसका खुद का भी एक्ट है,
यस इंश्योरेंस वाले का भी खुद का एक्ट है, यस सब में लगेगा कंपनीज एक्ट। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में, लगेगा, टाटा में लगेगा, इंफोसिस में लगेगा। आपके आंसर में कुछ वेरिएशन आएंगे क्या स्टार्टिंग के 3 कंपनियों के लिए? क्या लिखोगे आप उस पे कि भाई कंपनीज एक्ट इन तीनों में लगेगा तो सही, बट इनका खुद का भी स्पेशल एक्ट है, तो जहां जहां पे भी इनके स्पेशल एक्ट से कंपनीज एक्ट इनकंसिस्टेंट रहेगा वहां वहां नहीं लगेगा, तो ये एक नोट एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर है यहां तक की चीजें? तालियां हो जाए भरत सिंह जी के लिए। दूसरा भी बताना चाहेंगे? हाँ, दूसरा भी बताना चाहेंगे, ठीक है। तो एक और करके लेते हैं डिस्कस, फिर दूसरे को बुलाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसको लिखना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो देखो आपने यहाँ पे एक हेडिंग डाली है एप्लीकेबिलिटी। प्रोजेक्टर ऑन कर भाई, ठीक है। तो तब तक आप सुन के लो जब तक प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है, कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि भाई एप्लीकेबिलिटी किसकी? कंपनीज एक्ट की। आप हेडिंग डालेंगे एप्लीकेबिलिटी कंपनीज एक्ट की, फिर आप उस पर लिखेंगे द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू, द प्रोविजन ऑफ दिस शैल अप्लाई, लाइन से पूरा कंपनीज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, जो अपन ने पढ़ा था। अभी प्रोजेक्टर जैसे ही ऑन होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। ग्रीन लाइट जली हुई है ना? हाँ, ठीक है। तो आप प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, पहला कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट प्रीवियस कंपनी लॉ, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा बैंकिंग कंपनी। जो पीडीएफ मेरे पास सामने दिख रही है, ये पीडीएफ भी आपको ड्राइव पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, बरोबर है? वहां से आप इसको देख सकते हैं। दिखा क्या? हाँ, yes. दिखा। तो देखो ये है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू दिस 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 दिस। नीचे अगर आप देखोगे, मैंने एक जो आपको बोला ना अलग से पॉइंट देना है, क्या लिखा है? इट इज टू बी नोटेड कि भाई इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के खुद के क्या है? स्पेशल एक्ट। सो जब जब प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा तो कौन प्रिवेल करेगा? स्पेशल एक्ट। फिर अपन ने ये बता दिया 220 के हिसाब से कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट प्रीवियस कंपनी लॉ, इसलिए इस पे सब पे क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट। लेकिन ये जो वो वाली कौन सी वाली? रिलायंस, टाटा, इन ये सब प्रीवियस कंपनी लॉ वाली है, तो इनके ऊपर तो कंपनीज लगेगी, बरोबर है? तो मैं आंसर शेयर आपसे करूंगा। सेकेंड में मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बताएंगे। सबसे पहले बोल रहा है भैया फॉरेन कंपनी का आपको क्या बताना है? मीनिंग। तो सबको फॉरेन कंपनी का मीनिंग पता है। फिर पहली सिचुएशन बोल रहा है, भरत जी उसका आंसर करेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है कहां पे? आउटसाइड इंडिया। उसका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है जो ऑर्डर रिसीव करता है कस्टमर से। बताइए क्या फॉरेन कंपनी है? और लॉजिक के साथ बताइए। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें फॉरेन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी का जो मीनिंग होता है कि एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। मीनिंग मानते उनको पता है, तू लॉजिक बता कि वो फॉरेन कंपनी कैसे है? क्योंकि वो जो कंपनी है वो किसी ना किसी मोड ऑफ बिजनेस के साथ इंडिया में। पहले बता, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है? हाँ, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है? प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे है? वो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है वो, हाँ, कस्टमर वो क्या रिसीव कर रहा है? ऑर्डर। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इज एक्टिंग एज एन एजेंट, जो यहां से धंधा जनरेट करके दे रहा है बाहर वाली कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग इंडिया में करती है, क्या फॉरेन कंपनी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी बिजनेस सर सिर्फ मीटिंग कर लेने से और इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होने से आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मीटिंग करने से होने वाला नहीं है। तो सेकंड वाली सिचुएशन में वो फॉरेन कंपनी नहीं है, पहले वाली सिचुएशन में फॉरेन कंपनी है। जोरदार तालियां हो जाए। अपनी सीट दीजिए, माइक दीजिए और उसको बुलाइए, सुधांशु जी को। आइए, चलिए फटाफट। सुधांशु को हैवी क्वेश्चन में छोड़ के चले गए तो? हाँ नहीं सर, इसी की दिक्कत ला भाई। हाँ, इजी क्वेश्चन है वो। चलो देखते हैं कितना इजी है, समझ के लेते हैं। ये थर्ड वाले क्वेश्चन में जो है हमें होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाना है जी, सब्सिडरी है कि नहीं जी। ठीक है। यहाँ पर हमको पेड अप कैपिटल और इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं। हाँ, इक्विटी शेयर्स की क्वांटिटी दी हुई है। हाँ, ठीक है। केस ए में जो है ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। हाँ, और वो ए लिमिटेड जो है वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को विदाउट किसी की कंसेंट के चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहले केस में ऐसा है कि ए बी में रखा है कितना? 10 लाख इक्विटी, बराबर है। तो 10 लाख इक्विटी में मोर देन हाफ तो हो नहीं रहा, बट सेम डेटा और क्या दिया कि ए बी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट और क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। तो भाई कंपोजिशन कंट्रोल कर रहा है, तो भैया ए होल्डिंग हो गया और बी क्या हो गया? सब्सिडियरी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस,
ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड में 15,10,000 इक्विटी शेयर रख रहा है। कितना? 15,10,000। बी की टोटल वोटिंग पावर है 30 लाख शेयर्स, जिसमें से मोर देन हाफ तो हो ही गया। ठीक है। तो फिर से ए लिमिटेड जो है होल्डिंग हो गई बी लिमिटेड सब्सिडी। अब बोल रहा है बी लिमिटेड भी सी लिमिटेड में 10 लाख इक्विटी शेयर रखा हुआ है, बराबर। तो अब आप मुझे बताओ क्या बी लिमिटेड भी होल्डिंग हो जाएगा सी लिमिटेड का? नहीं होगा, क्योंकि हाफ है, एग्जैक्ट हाफ क्या है, हाफ है। यानी कि सर ए लिमिटेड होल्डिंग है किसकी? बी की, बट बी सी की होल्डिंग नहीं है क्योंकि मोर देन हाफ नहीं है। पक्की बात है क्या? तीसरे में जाते हैं। थर्ड होल्ड कर रहा है किस पे? बी पे। कितना? 15,10,000। मोर देन हाफ हो गया। तो ए होल्डिंग बी सब्सिडरी। बी सी पे होल्ड कर रही है 10,10,000। क्या बी भी होल्डिंग हो गई सी की? यस। यानी कि सर ए अल्टीमेट होल्डिंग हो गई, उसकी दो सब्सिडरी हो गई, एक बी और एक सी। मानते हो इस बात को? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं केस डी में। ए होल्ड कर रहा है 15,10,000 इक्विटी शेयर किस पे? बी लिमिटेड में, विच होल्ड्स 10,10,000 इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड। यहां तक की चीजें क्लियर है? यानी कि सर ए होल्डिंग हो गई किसकी? बी की, और बी होल्डिंग हो गई किसकी? सी की। अब सी होल्ड कर रहा है 5,05,000 इक्विटी शेयर डी लिमिटेड में। क्या डी भी सब्सिडरी हो गई सी की? यस। यानी कि सर ए हो गई बाप, बी सी डी हो गई क्या? सब्सिडरी। अब इसका लॉजिक पूरा समझना। ए की कितनी सब्सिडरी? 3। बी सी डी। बी की कितनी सब्सिडरी? 2। सी की कितनी सब्सिडरी? 1। अल्टीमेट होल्डिंग कौन? ए। क्लैरिटी है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, बताइएगा। ए है 15,10,000 इक्विटी शेयर रखा है बी लिमिटेड में, क्या ए होल्डिंग भी सब्सिडरी? यस। फिर बी 10,10,000 रखा है सी में, क्या बी होल्डिंग सी सब्सिडरी? यस। फिर ए सॉरी जो बी लिमिटेड है 10,10,000 सी में तो रखा ही है, साथ साथ में वो 1 लाख इक्विटी शेयर रखा है किस पे? डी में। और जो सी लिमिटेड है, जो बी की क्या है? सब्सिडरी, वो रखिए 1,05,000 इक्विटी शेयर डी लिमिटेड में। सवाल यह आता है क्या डी लिमिटेड भी बी लिमिटेड की सब्सिडरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि मोर देन हाफ वोटिंग पावर नहीं हो रहा है, बरोबर है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको मैं 5,05,000 कर दूं तो क्या हो जाएगा? सब्सिडरी होल्डिंग, बराबर है। ठीक है, तो आंसर 5,05,000 के हिसाब से दिया है, इसलिए क्या थोड़ा सा बस 1 की जगह क्या हो गया था? 5। तो अगर 1 रहेगा तो सब्सिडरी नहीं है, लेकिन अगर 5 रहेगा तो सब्सिडरी है। आंसर आपको 5 के हिसाब से दिया, इसलिए इसको 5 करवा के लिए। क्लैरिटी है? आर यू श्योर? जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये वाला क्वेश्चन का आंसर करें, मजा आएगा। क्यू लिमिटेड है, अरे ये तो ऐसे ही है यार, छोटा सा ही है। क्यू लिमिटेड है, कंपनी रजिस्टर्ड है कहां पे? कंपनी से 2013 में। 40% का पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 11% किसके पास है? पब्लिक इंस्टीट्यूशन, लाइफ इंश्योरेंस, यूटीआई, ऐसे करके टोटल 51% हो गए। क्या क्यू लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं है ना। किसने किसने लिखा गवर्नमेंट कंपनी है ये? हाँ, चलो कुछ तो सुधार होगा आज। भाई साहब, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या है? बहन जी, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2+45। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय होम? गवर्नमेंट। भाई साहब, गवर्नमेंट ने यहाँ पे 40% रखा है, सीजी नहीं। ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और यूटीआई, ये गवर्नमेंट थोड़ी है, ये तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इनके रखने से कुछ नहीं होगा जब तक सरकार नहीं रखेगी। सरकार कितना रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट 40% रखी है, तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट नहीं है। 4-5 लोगों के आंसर गलत हुए, करेक्ट हो गए अभी, तो ये गवर्नमेंट कंपनी होने वाली नहीं। ये फाउंडेशन में भी आपको ऐसा सवाल पूछा था अभी लास्ट में, मजेदार सवाल। एबीसी लिमिटेड है 5th वाला, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, बरोबर? आंसर करेगा ना इसका? हाँ सर, करेंगे ना। ठीक है। अनदर कंपनी है XYZ पोर्टफोलियो लिमिटेड। अरे हेलो, वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड, यानी कि जो पहली वाली कंपनी है जो कि 22% का वोटिंग पावर रखी है एबीसी लिमिटेड में, उसने उस मिस्टर ए ने XYZ पोर्टफोलियो लिमिटेड को बना लिया अपना मैनेजर कि भैया मेरा पोर्टफोलियो तुम मैनेज करो, बरोबर है? अरे आर यू विद मी? कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या कि XYZ पोर्टफोलियो के पास कितना वोटिंग पावर आ गया एबीसी का? 22%। सवाल यह आता है कि क्या एबीसी लिमिटेड XYZ की एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी क्या? नहीं। काय को? क्योंकि वो ट्रस्टी के बेसिस पे होल्ड कर रही है। सर, क्लैरिफिकेशन है कि जब भी आप ऐसे वोटिंग पावर रख रहे हो, यानी कि 20%, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 20%, बट ये 20% आप कैसे रखे हो?
फिड्यूशरी रिलेशनशिप में रखे हो, ट्रस्टी की कैपेसिटी में रखे हो, उसको हम एसोसिएट के रिलेशन के लिए गिनते नहीं है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने सेम यहां पे सर्कुलर दिया हुआ है कि इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड की, इन अनदर कंपनी, कौन सी, ए बी सी, कौन सी कैपेसिटी में, फिड्यूशरी, शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी। इसलिए ऊपर के प्रोविजन को ध्यान पे रखेंगे तो यहां पे फिड्यूशरी कैपेसिटी है ऑन बिहाफ ऑफ ए है, इट शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस। डन डन। लास्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर क्या, 6। उसके बाद एमसीक्यू रहेगा, तो एमसीक्यू के लिए अपन किसी और को बुला लेंगे, बरोबर है क्या, बताइए। तो क्लियर है। अरे महेश क्रेडिटर है अनलिमिटेड कंपनी का, कंपनी वाउंड अप हुई है, महेश देयरफॉर सीधा मेंबर को स्यू करना चाहता है, कर सकता है क्या, वो अखंड वाली बच्ची हाँ बोली है। तो मेरे बच्चे अनलिमिटेड कंपनी में मैं पहले भी बताया था, क्रेडिटर सीधा मेंबर के पास जा, वाइंडिंग अप के समय क्रेडिटर को जाना पड़ेगा लिक्विडेटर के पास, वो लिक्विडेटर के पास क्लेम सबमिट करेगा और लिक्विडेटर फिर पैसे मांगेगा किससे, मेंबर से। क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर के पास जा नहीं सकता। ये नोट भी करके आप लिखे हो जब बैंक ऑफ कराया था, अलग से नोट है इसका। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेंबर्स ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी आर नॉट लायबल डायरेक्टली टू द क्रेडिटर्स, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज ओनली टुवर्ड्स द कंपनी। भाई मैं कंपनी को पैसे दूंगा ना, मेरी लाइबिलिटी कंपनी के प्रति अनलिमिटेड है, एवरीबॉडी, एंड इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप ओनली द लिक्विडेटर कैन आस्क द मेंबर टू कंट्रीब्यूट टू द असेट व्हिच विल बी यूज्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ द डेट। इसलिए महेश डायरेक्टली मेंबर को स्यू नहीं करेगा, वो अपना क्लेम फाइल कर सकता है किसको, लिक्विडेटर को। समझ पे आ रहे हो भाई, मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कंपनीज के लिए है, क्रेडिटर के लिए नहीं है। कंपनी को वो देगा और कंपनी किसको देगी, क्रेडिटर, और कंपनी के लिए कौन अपॉइंट होगा, लिक्विडेटर। तो अपना क्लेम किसको देना पड़ेगा, लिक्विडेटर को, फिर लिक्विडेटर क्या करेगा, क्रेडिटर को देगा। समझ में आ रही बात, समझा भाई। ये मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, आपने नोट डाउन भी किया हुआ है, बरोबर। तो क्या महेश डायरेक्टली जा सकता है, आर यू श्योर, यहां तक की चीजें क्लियर है। किसके 6 के 6 पूरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सही रहे, 6 के 6, किसके 5 कौन सा गलत किया आप लोग, लास्ट वाला गलत किए, 5 वाला, अच्छा 5th और 6th में गड़बड़ हुआ क्या, 5th में किसको किसको गड़बड़ हुआ, आपको लगा कि एसोसिएट बन गई, आप ये क्लैरिफिकेशन भूल गए होगे, बरोबर है ना। हाँ बट एसोसिएट कंपनी नहीं होगी ये लिखा है, बट लॉजिक तो बताना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं है, फिड्यूशरी कैपेसिटी। इसलिए लास्ट वाला किसका किसका गलत हुआ। इससे सिर्फ मैं एक ही चीज रियलाइज करवाना चाहता हूं आपको, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास में अपन थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर रखे तो ये पॉइंट छूटते, जबकि आपने ये नोट किया अनलिमिटेड कंपनी के केस में कि डायरेक्टली आप क्लेम नहीं कर सकते। देखना, कभी खोल के देखना उस नोट्स को, लिखा है कि क्रेडिटर कैन नॉट क्लेम डायरेक्टली फ्रॉम द मेंबर्स, वो लिक्विडेटर को करेंगे, लिखा है, आपने नोट करवाया हूं मैं आपको, बरोबर है क्या। तो इससे एक चीज समझो कि देखो ये फिलर्स है, गड्ढे है, बराबर। क्लास में नोट करने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने को कुछ ना कुछ पता जो आज भर गया है। अब ये एग्जाम में दोबारा गलती नहीं होगा। अब जैसे कई लोगों को गलती हुआ किस पे, फॉरेन कंपनी वाले पे, कि वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रखा हुआ है, वो गलती नहीं होगा, लिक्विडेटर वाला गलती नहीं होगा, फिड्यूशरी वाला गलती नहीं होगा। तो ऐसे करके पूरे गड्ढे आपके भरते जाएंगे, बरोबर है। सुधांशु जी के जोरदार तालियां। एमसीक्यू के लिए कौन आना चाहता है, आना है, आजा तेजल आजा, एक लड़की भी तो आनी चाहिए। हाँ जी, एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, पता है किसके लिए बेटा, ये तू खुद लगाना ऐसे क्लिप, ठीक है, हाँ इधर कॉलर पे लग जाएगा, आराम से लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तेजल जी के लिए 2000 तालियां। अब एमसीक्यू में अपने इधर स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वहां पे वो आंसर वाली है, एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। ऑथराइज कैपिटल है, यस। ऑथराइज कैपिटल इज ऑथराइज बाय डैश ऑफ अ कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। किसमें ऑथराइज होता है, एमओए में, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, केएमपी इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस, तेरे को आंसर पता है इसका, हाँ। पक्का, यस। हाँ बता, ऑल ऑफ द अबव है। ऑल ऑफ द अबव। कोई काउंटर करना चाहता है, हाँ काउंटर करना चाहता है,
अभी ध्यान से सुनना, अगर आपने केएमपी की डेफिनेशन होगी, पहले था सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, Yes. बराबर। चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज नॉट अ केएमपी, सीएस इज केएमपी, बराबर है क्या? Yes. तो आपको जो तीसरा वाला पॉइंट दिया वो घुमाने की कोशिश किया। पहली बात तो प्रमोटर भी केएमपी नहीं होता, हाँ. बराबर है। आपको क्या दो दिमाग में आएगा, हाँ होल टाइम डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी दिखा, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के साथ और भी है। Yes. तो ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं रहेगा, क्या आंसर रहेगा? होल टाइम डायरेक्टर, director. बरोबर है क्या? किसने किसने सही किया था? होल टाइम डायरेक्टर, गुड, आई लाइक इट। मतलब तुम बारीकी पकड़ रहे हो कि भाई सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी है, बाकी नहीं है। किसने किसने क्यों सोच के गलत किया था? बाकी लोग यही कॉस्ट अकाउंटेंट और ये सब देख के, सीएस देख के सब कुछ मातादी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ पर्सन रिलेटिव टू अनदर डज नॉट इंक्लूड Daughter including. डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर। अच्छा, अगर मैं रिलेटिव की बात करूं तो HUF, Yes. हस्बैंड वाइफ, Husband, wife, फादर इंक्लूड स्टेप फादर, मदर इंक्लूड स्टेप मदर, सन स्टेप सन, Stepson. डॉटर स्टेप डॉटर, नहीं. सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड, Husband. ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इंक्लूड स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूड स्टेप सिस्टर। ब्रदर की वाइफ रिलेटिव नहीं, सिस्टर का हस्बैंड Husband, रिलेटिव relative नहीं है, नहीं। और स्टेप डॉटर जब रिलेटिव नहीं तो स्टेप डॉटर का हस्बैंड भी रिलेटिव होने वाला। नहीं है. हु इज नॉट केएमपी इन द कंपनी? क्वेश्चन नंबर 10। Accountant. अकाउंटेंट, सीएफओ भी है, होल टाइम डायरेक्टर भी और कंपनी सेक्रेटरी भी है। और लास्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ एमओए? Board of बोर्ड ऑफ Directors डायरेक्टर क्लॉज। क्लियर है? Yes. पहला चैप्टर में जितने लूप होल्स हैं मेरे ख्याल से भी भर गए होंगे। जोरदार तालियां तेजल के लिए भी। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। क्या फायदे लगे तुमको टेस्ट के? मतलब वैसे तो बहुत अच्छा। ऐसा कौन था जिसका सब सही था? एमसीक्यू भी पूरा सही था और ये भी पूरा था? कोई नहीं ऐसा? मतलब कहीं ना कहीं तो सच चूक थी। मतलब इतने लोग बैठे हैं, बराबर पढ़े भी हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं अपनी एक चीज तो कहीं ना कहीं छूट रही थी, भर गई। आप प्लीज इसको फील करिए कि आप जब क्लास में बैठ रहे हैं तो आप देखो कहीं ना कहीं आप कमियां छोड़ रहे हैं, कहीं तो कंसंट्रेशन कम गिर रहा है, जो कि वहां अगर नहीं फील होता अगली बार रिवीजन में होता है। वहां नहीं होगा जब खुद से टेस्ट में पढ़ने बैठोगे, वहां फील होगा। वहां नहीं हुआ तो जब टेस्ट में गलती करोगे डिस्कशन में क्लियर होगा। यहां भी नहीं हुआ, अभी शॉर्ट रिवीजन कराने वाला हूं, बराबर है? तो जितने खप्पे रहेंगे वो सब भर जाएंगे। भाई साहब टेस्ट मत छोड़ना, क्लास मत छोड़ना। ये लास्ट तक तुमको ऐसा ऐसे 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 तुम मूवी देख के निकल गए हो 15 चैप्टर का, तुमको ऐसा लगेगा। कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में, क्योंकि तुम प्रोसेस को जीते हुए गए हो कि हाँ मैंने ये भी किया, क्लास में भी किया, रिवीजन भी किया, टेस्ट भी दिया, पढ़ा भी, डिस्कस भी। ये पूरा का पूरा आंसर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैं पूरा का पूरा आपको ड्राइव पे शेयर करूंगा। अच्छा, मजे की बात, एक मजे की बात क्या है, एक भी क्वेश्चन बैंक का रिपीटेड नहीं था, तो आप अपने कंफर्ट जोन से वैसे ही बाहर हो। ये पढ़ के आ गए, हाँ खट से एक लाइन भी दिख गई, हाँ सेम कंपनी, आपका आंसर अपने आप आ जाता है, मेरे को पता है। दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जब आप दिमाग लगाते हो ना तो सही गलत की पहचान होती है, जहां पे आपको नया क्वेश्चन आता है। तो वादा है कि टेस्ट नहीं छोड़ोगे, क्लास भी नहीं छोड़ोगे। ये तो पहला चैप्टर था, तो शुरुआत थी। अभी सेकंड चैप्टर आएगा तो उसमें असली पहचान होगी आपके टेस्ट की, बरोबर। नाउ आई एम अगेन क्वेश्चनिंग कि भाई सब तो सही नहीं था, किसी का कुछ एमसीक्यू गलत था, किसी का कोई क्वेश्चन। टोटल हमारे पास 11 क्वेश्चन थे, 10 किसके सही थे? 10 वाले 9, 8, 7, 6, 5 मतलब 6 वाले आ गए आप। तो आप समझ रहे हो इतने सारे लोग में जो 11 में 10 में भी आ रहे हो, चुनिंदा लोग आ रहे हैं, और वही चुनिंदा लोग हैं जो रचेंगे। तो आपको धीरे धीरे वहां पे पहुंचना है। मतलब 11 में से एक आध गलत होना चलता है, इतना सारा गलत होना चलता नहीं। जैसे ऑनलाइन में भी 9, 8, 9 वाले अपने को सही दिख रहे हैं, बरोबर है क्या? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में भी और साथ साथ में ड्राइव में भी। मैं टेस्ट सीरीज वाले सेशन को स्टॉप करता हूं और एक नया सेशन शुरू करता हूं आप लोग के लिए, जिसपे अपन क्या करेंगे, चैप्टर 1 का एक शॉर्ट रिवीजन। हमने 4 दिन पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 को, लेकिन मेरा वादा है कि 20 मिनट के अंदर आपको बिना बुक के टंग पे करवा दूंगा वापस से। और ये शॉर्ट वीडियो भी आपको ड्राइव पे ओपन फॉर्मेट में मिलेगा। आप VLC में डाउनलोड करके देखो, MX में डाउनलोड करके देखो, ये ओपन है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितनी बार देखना उतनी बार देखो। बट इसकी देखने की
जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट जब आप ग्रुप 2 करने के बाद और कहीं अटके 20 मिनट में साला पूरा चैप्टर साफ, क्योंकि नोट्स भी आपके साथ रहेंगे, बरोबर है क्या? ये टाइम सेव करने के लिए आपका रहता है। कर दो वाली रिकॉर्डिंग को पॉज। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या आप तैयार हो आज के घमासान शॉर्ट रिवीजन के लिए? एवरीबॉडी, मेरा बंदा बाहर गया क्या नाश्ता लेने तुम्हारे लिए? हाँ गया होगा। बस नाश्ता तुम्हारा आता ही होगा। मैं 15 मिनट में तुम्हारे को रिवीजन करा देता हूँ। 15 मिनट में अपन नाश्ता कर लेंगे, 5 मिनट गपशप मारेंगे, फिर निकल लेंगे अपनी अपनी जगह। सारी क्लास आज तुम्हारी? हाँ जी, हाँ। कल अगर बाकी लोग रख रहे तो मैं क्लास रखूंगा। 1 मिनट, तुम डीटी पे क्यों फोकस करते हो? अकाउंट्स नहीं पढ़ना है तुमको जीवन में? अकाउंट्स नहीं है, लॉ, बाकी जगह ठीक है। मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरा बंदे को आन दो, वो बताएगा सब क्या है तो करेंगे। हाँ, डीटी के लिए आना ही है ना वैसे भी। हाँ तो फिर आओ ना, फिर पढ़ते हैं ना, सिलेबस टाइम से खत्म करेंगे भाई। कुछ तो आएंगे ही ना, तो मैं भी आ ही जाता हूँ। मैं तो सुबह सुबह वाला हूँ, मैं भी फ्री हो जाऊंगा। तुमको पढ़ा के क्यों वेस्ट करना है 1 दिन? बेटा बीच में गणपति की बहुत छुट्टी आएगी, दिवाली की छुट्टियां आएगी, बराबर है? तो वो छुट्टियों को भरना है और संडे अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अपने को टेस्ट लेना है। मजा आ रहा है क्या रेडी टेस्ट में? भाई टेस्ट में बहुत मजा आएगा तुमको लास्ट तक, समझे क्या? तो आप थोड़ा एडजस्ट करो, सपोर्ट करो। शुरू करें अपन? ओके। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। टेस्ट के बाद अपना जो दूसरा एजेंडा था आज का वो ये है कि भाई अपने को शॉर्ट रिवीजन करना है। किसका? चैप्टर नंबर 1 का। कोई बुक वुक नहीं रहेगी, सब कुछ बंद रहेगा। अपन मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर बिना बुक के टंग पे सारी चीजें करके लेंगे। क्या तुम तैयार हो? हम रिवाइज कर रहे हैं किसका? चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर नाम क्या है? प्रीलिमिनरी। टोटल कितने सेक्शन है? सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 के अंदर अपने पास 4 चीजें हैं: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल बोलेंगे द कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। इनएक्टमेंट की डेट है 29 अगस्त 2013। कमेंसमेंट के लिए 30 अगस्त को एक ही सेक्शन आया और उस पे ये बात लिखी गई, फॉर डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट डेट विल बी नोटिफाइड बाय सीजी। एप्लीकेशन की जब बात आती है सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन नंबर 4 पे, हमारे पास ABCDEF यानी कि टोटल कितने क्लॉज रहे? 6। क्लॉज ए बोलता है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में, बैंकिंग कंपनी में, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, एंड लास्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी। साथ हो यानी कि सर ABCDE पूरा फोकस करता है कंपनी को, F फोकस करता है उस बॉडी कॉर्पोरेट को जिसको सीजी ने क्या किया हुआ है? नोटिफाइड। अब सवाल आता है सर सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है कंपनी, तो कंपनी का मतलब क्या है? एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 रीड विद सेक्शन 2 क्लॉज 60, क्योंकि 67 बात करता है प्रीवियस कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। फिर तुम यहां के हो चाहे पुराने हो, तो आप कंपनी हो और आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। अब सर जो B, C, D और E है, बरोबर है क्या? इसमें इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इनका खुद का भी सेपरेट एक्ट है। सो द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शैल अप्लाई टू दिस कंपनी except in so far the provision of companies act is inconsistent with their special act। बरोबर है क्या? उसमें 2 एग्जांपल आपको दिए थे, याद होना चाहिए। जैसे बैंकिंग कंपनी के केस में बोला 50% डायरेक्टर तुम्हारे कैसे होने चाहिए? लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होने चाहिए। बट ऐसे नॉर्मल कंपनीज एक्ट में ऐसा दिया तो भैया वहां बैंकिंग एक्ट प्रिवेल करेगा। साथ हो इंश्योरेंस कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायर्ड है, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है। बरोबर है? तो जहां जहां पे भी उनका स्पेशल एक्ट अलग बात करता है उनको मानना है, बाकी जगह कंपनीज एक्ट तो लगेगा। सेक्शन नंबर 1 खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। बॉडी कॉर्पोरेट में आते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या है? बोले सर ऐसी बॉडी जिसके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। बोलो कितनी है? पहली कैरेक्टरिस्टिक सर वो इनकॉर्पोरेटेड हो किसी भी लॉ पे, दूसरी बात उसका सेपरेट लीगल एंटिटी, तीसरी बात परपेचुअल सक्सेशन, और चौथा कैपेसिटी टू sue and be sued। हर वो बॉडी जिसके पास ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बोला जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। ये मीनिंग है। क्या है ये? इसका डेफिनेशन आएगा अभी। मीनिंग के हिसाब से अगर पढ़ें तो LLP भी बॉडी कॉर्पोरेट है,
कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, CIOI भी बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, सारी ही क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, जिसके पास ये क्या चीज है, 4। लेकिन सर मैं डेफिनेशन में जाता हूं तो डेफिनेशन अपने पास आता है क्या, सेक्शन 211 के अंदर, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनी भी आएगी, वो कंपनी भी आएगी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वो भी आएंगे। तो ऑलरेडी कौन आएगा, जिसके पास ये 4 चीजें। तो जब मैं कंपनी बोलूंगा तो उसमें फॉरेन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट आने वाला, जब मैं फॉरेन कंपनी बोलूंगा तो उसमें कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट आने वाला, जब मैं बॉडी कॉर्पोरेट बोलूंगा तो सब आएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, बड़ा टर्म। तो सर हमने 220 पढ़ा, 267 पढ़ा, 211 पढ़ा, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, 242, जो अभी आप पढ़ के लिए। फॉरेन कंपनी मीन्स कंपनी, अबे फॉरेन कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। Foreign company means a company incorporated outside India and having a place of business in India itself, agent, physically, electronically, और धंधा कर रहे हैं। बरोबर है क्या? लय में बहते मत जाए करो, खुद का भी सोचे करो क्या बोल रहा हूं। तो 220 हुआ, 267 हुआ, 211 हुआ, 242 हुआ। जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था 268, प्राइवेट कंपनी मीन्स हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। 3 बातें, पहला रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू ट्रांसफर शेयर, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू, prohibits invitation to public to subscribe for securities। सातों। लेकिन जो पहली वाली बात है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने रहेंगे, 200, उसमें ज्वाइंट को कितना गिनना है, 1, और पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को गिनना है 0। लेकिन पास्ट की क्रोनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए कि पहले वो बना एम्प्लॉय, फिर वो बना मेंबर, फिर एम्प्लॉयमेंट छूटा और मेंबरशिप क्या हुई, कंटिन्यू, तब उसको गिनना है 0। लेकिन अगर वो पहले से मेंबर था, बाद में एम्प्लॉय बना है, तो आप उसको गिनो। आर यू श्योर? फिर आता है क्या, 268 के बाद 271। 271 बात करता है पब्लिक कंपनी। बोले पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ, इसका भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी। फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी shall be deemed to be a public company even if such a private company continues to be private in its article। पंच लाइन क्या है, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी। एवरीबॉडी। 271 हुआ। फिर आता है हमारे पास क्या, 246, होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग 1 और मोर सब्सिडरी, यानी कि सर पढ़ना क्या है, 2 क्लॉज 87, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मींस अ, जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो क्या कंट्रोल कर रही है, कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो एक्सरसाइज और कंट्रोल कर रही है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। क्लियर है? मेजॉरिटी को कंट्रोल करना, कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करना का मतलब है कि या तो मेजॉरिटी या तो पूरा अपनी मर्जी से अपॉइंट या रिमूव करोगे तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन को कंट्रोल करना। बराबर। इस पे 3 एक्सप्लेनेशन है। कितने एक्सप्लेनेशन है? पहला एक्सप्लेनेशन है, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। A company shall be deemed to be the subsidiary company of the holding company even if the control referred in 1 and 2 is not of the holding but of the subsidiary। Everybody। बी वाले एक्सप्लेनेशन में कंपोजिशन के बारे से बताया, या तो मेजॉरिटी या तो पूरा अपनी मर्जी से अपॉइंटर रिमूव। सी वाला एक्सप्लेनेशन बोलता है जहां जहां कंपनी वर्ड यूज किया है वहां पे बॉडी कॉर्पोरेट भी आएगी, इसीलिए यूनिलीवर लिमिटेड वहां पे होल्डिंग बनी और यहां पे क्या बनी, हिंदुस्तान सब्सिडरी। क्योंकि जहां जहां 246 और 287 में क्या वर्ड है, कंपनी, दैट कंपनी इंक्लूड्स बॉडी। क्या 220 में कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट? क्या 268 में कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट? बट 246 एंड 287 में कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। साथ में हो। फिर आता है क्या, एसोसिएट। एसोसिएट के अंदर क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 6, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू मींस अ कंपनी इन विच अदर कंपनीज हैविंग अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। 2 तरीके से, या तो 20% का वोटिंग पावर कम से कम, या तो कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस, बट सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। 20 से लेके 50 तक ही एसोसिएट का रिश्ता होगा, उससे ज्यादा हुआ तो होल्डिंग सब्सिडरी, पूरा हुआ तो होल्डी ओन्ड सब्सिडरी। साथ हो। एवरीबॉडी। जॉइंट वेंचर को भी क्या बोलते हैं, एसोसिएट। तो भाई एसोसिएट बनने के कितने तरीके हुए सर, 20% कंट्रोल और पार्टिसिपेशन, जॉइंट वेंचर। बराबर। कितने तरीके हो गए, 3। साथ हो क्या, फिड्यूशरी कैपेसिटी में अगर किसी कंपनी ने 20% किसी कंपनी में रखा है तो उसको एसोसिएट कंपनी के रिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए कंसिडर करना। साथ हो। आर यू श्योर? बड़ू जीवन में आगे।
पक्का। 287 के अंदर भी जो सब्सिडरी वाला है उसमें भी मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन है कि अगर कोई फिड्यूशरी कैपेसिटी यानी कि एलआर की कैपेसिटी में, ट्रस्टी की कैपेसिटी में सब्सिडरी में क्या रख रहा है, मोर देन हाफ, उसको हम होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन के लिए गिनने वाले। बढ़ू जीवन में आगे क्या बचा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय होम, गवर्नमेंट, चाहे सीजी हो चाहे एसजी हो चाहे मिला जुला के हो, कुल मिला के कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल का किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। क्या, अरे आर यू श्योर सर? इस पे ये तो मीन्स वाला डेफिनेशन है, एक है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स बोलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसकी अगर कोई सब्सिडरी है उसको भी क्या मान लेना, गवर्नमेंट कंपनी है, डीम्ड गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट है। ओरिजिनली देखेंगे तो 51%, इंक्लूड में देखेंगे तो सब्सिडरी के लिए देखेंगे मोर देन हाफ। कंफ्यूज होना मत, एग्जाम में सवाल बन सकता है। इस पे एक एक्सप्लेनेशन है, कहता है अगर कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशूड हैं तो इस गवर्नमेंट कंपनी के लिए जहां 51% का पेड अप शेयर कैपिटल देख रहे हो वहां पे टोटल वोटिंग पावर देखना। लॉजिक ऑलरेडी क्लास पे डिस्कस्ड है। फिर आता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट मोर देन 40 करोड़। दोनों कंप्लाई होना चाहिए कि एक एंड लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ करंट ईयर का, टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का 40 करोड़ का, बरोबर है क्या? होल्डिंग सब्सिडरी कभी भी स्मॉल नहीं कहला सकती, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं कहला सकती, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी कभी भी स्मॉल। क्वेश्चन आपको आता है, एक प्राइवेट कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी, 2 करोड़ 20 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़, दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन दोनों होल्डिंग सब्सिडरी है इसलिए वो स्मॉल कंपनी होने वाले। आर यू श्योर? 285 भी हो गया आपका। बचा क्या जीवन में आपका, मैं बताऊं आपको क्या बचा है, लिस्टेड, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 50। लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन तो जुबान में होना चाहिए, बोलो जुबा केसरी, हाँ कि ना भाई साहब? क्या है लिस्टेड कंपनी का मतलब, एनी कंपनी विच हैज लिस्टेड एनी ऑफ इट सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज टर्म्ड एज लिस्टेड कंपनी। लेकिन प्रोवाइडेड में ये बोला कि लिस्टेड कंपनी हो चाहे लिस्ट करने का इंटेंट रख रहे हो, सीजी सेबी से पूछ के आपको अनलिस्टेड का करार दे सकती। बोले कैसे? बोले रूल 2A पढ़ो। क्या पढ़ोगे? रूल 2A में 2 प्रकार की कंपनी को कवर किया, एक पब्लिक को भी और एक प्राइवेट। तो पहले पब्लिक को पकड़ते, बोले पब्लिक कंपनी बताओ तुम्हारा इक्विटी लिस्टेड है, तो बोले अ पब्लिक कंपनी विच हैज नॉट लिस्टेड इट्स इक्विटी शेयर बट हैव लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो आप भले ही ये 2 सिक्योरिटी लिस्ट किए हुए हो, इक्विटी लिस्ट नहीं है ना, आप क्या माने जाओगे? अनलिस्टेड। इसी प्रकार से ऐसी पब्लिक कंपनी जो इक्विटी शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं की है, फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज में की हुई है, तो भी क्या माना जाएगा? अनलिस्टेड। रही बात प्राइवेट की, तो सर प्राइवेट तो शेयर्स को लिस्ट कर ही नहीं सकती। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिन्होंने अपना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे क्या किया है? लिस्ट, उसको भी हम क्या मानेंगे? अनलिस्टेड। ऑल्दो उसकी कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है बट वो सिर्फ इज्जत पाने के लिए की थी इसलिए हम उसको लिस्ट मानने वाले। अनलिस्टेड कंपनी कौन है? जो लिस्टेड नहीं है। एवरीबॉडी, क्या तुम मेरे साथ हो? तो अगर मैं आपको बोलूं टाइप्स ऑफ कंपनी हमारा हो गया क्या, फटाफट बताना। टाइप्स ऑफ कंपनी के हिसाब से सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? 268 प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। फिर 271 मिनिमम कितना? 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 62 एवरीबॉडी, 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। ये क्या हो गया सर? टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर। अब अगर मैं प्राइवेट कंपनी का 3 बाइफर्केशन करूं तो तुम बता पाओगे क्या? सर पहली तो हो गई कौन सी? ओपीसी, फिर 2 और 200 वाली, फिर सर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ना तो ओपीसी है, 200 वाली है, और स्मॉल कंपनी क्या है? स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट ही होती है ना, तो एक ओपीसी वाली हो गई, एक नॉर्मल 200 वाली हो गई, और एक नॉर्मल 200 के साथ साथ स्मॉल कंपनी वाली हो गई। मानते हो? सर उसके बाद अपन ने कंट्रोल के बेसिस पे पढ़ा, तो कंट्रोल के बेसिस पे कितना हो गया सर? 246 होल्डिंग, 287 क्या? सब्सिडरी, और 26 क्या हो गया? एसोसिएट। सर उसके बाद अपन ने सर लाइबिलिटी के बेसिस में भी तो पढ़ना है। लाइबिलिटी के बेसिस में क्या है? 221, 222 और 292। सर 291 में क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी।
उतना ही अमाउंट मैं दूंगा वाइंडिंग अप के समय विच आई हैव गारंटीड। लिमिटेड बाय शेयर्स में अमाउंट इज लिमिटेड अप टू अनपेड शेयर, और यहां पे लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी सॉरी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड सेम एज कंपनी, बरोबर है क्या। लेकिन यहां पे और यहां पे आप डायरेक्टली कंपनी के मेंबर से नहीं मांग सकते, आप जाओगे किसके पास, लिक्विडेटर के पास। मानते हो? ये दोनों में एक सिमिलैरिटी और एक डिसिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये दोनों में अमाउंट लिमिटेड है, डिसिमिलैरिटी ये है कि अगर शेयर्स वाली कंपनी तो चाहे वाइंडिंग अप हो चाहे गोइंग कंसर्न हो, दोनों केस में मंगा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में तभी मंगाओगे जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, बरोबर है। लाइबिलिटी के भी बेसिस में हो गया। अब क्या बचा सर, अदर बचा। क्या बचा, अदर। इसमें सर फॉरेन कंपनी ऑलरेडी पढ़ लिए, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 42। उसके बाद सर अपन ने इस पे गवर्नमेंट कंपनी पढ़ लिए 245, और सर हमने डोरमेंट कंपनी भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, सेक्शन नंबर 455 के अंदर है सर डोरमेंट कंपनी का मतलब जो फ्यूचर एसेट को होल्ड करने के लिए, मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, कोई एसेट और प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनी है, अभी कोई धंधा और उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सेम गोस फॉर इनएक्टिव कंपनी, पिछले 2 साल से ना तो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, ना तो कोई बिजनेस है, ना तो कोई ऑपरेशन है, ना तो एनुअल रिटर्न बढ़ा है, ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ा है। ये दोनों प्रकार की कंपनी आरओसी को अप्लाई कर सकती है कि हमको कौन सा स्टेटस दे दो, डोरमेंट। डोरमेंट मैंने आपको क्यों पढ़ाया था, याद आया? डोरमेंट मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 240 की वजह से, बरोबर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 240 में पहला क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और 5वां एक्सप्लेनेटरी। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 प्रकार की कंपनी को बनाने की जरूरत, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी और डोरमेंट कंपनी। क्वेश्चन भी इसका करके लिए थे। इसके बाद अपन ने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 41। सेक्शन 2 क्लॉज 41 बोलता है फाइनेंशियल ईयर, तो बोले फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ पीरियड, मींस अ एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर। एवरीबॉडी खत्म कब हुआ ये बताया, शुरू कब होगा नहीं बताया, लेकिन बोलता है अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो 1 जनवरी या उसके बाद, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा इन द फॉलोइंग 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? तो सर 241 भी हो गया, 240 भी हो गया। सर एक बचा 251, KMP। क्या बचा? सबसे पहले सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। दूसरा CFO, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, एनी पर्सन नॉट 1 लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वापस से बोलेंगे, पहला क्या है, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। दूसरा क्या बोला, CFO, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी। यहां तक तो याद रहेगा। फिर कहता है एनी पर्सन who is not one level below the board of director and authorized by the board। बरोबर है क्या? ये क्या हो गया, KMP। आपको पढ़ाया था फिर मैंने ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑफिसर इन डिफॉल्ट में मैं इनको आपको याद होगा नहीं, मैं बता देता हूं। सबसे पहला है होल टाइम डायरेक्टर। पहला क्या है, दूसरा क्या है, KMP। पहला है होल टाइम डायरेक्टर, दूसरा क्या है, फिर एक स्पेसिफाइड डायरेक्टर। स्पेसिफाइड डायरेक्टर यानी कि बोर्ड ने जिसको ऑथराइज किया कि तू रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सर या तो KMP, या तो होल टाइम डायरेक्टर, या तो जिसको ऑथराइज किया है वो, या तो एडवाइजर। क्या बोल रहा हूं मैं, एडवाइजर। बरोबर है सर। तो सर अगर सर होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं है, KMP भी नहीं है, एडवाइजर भी नहीं है, स्पेसिफाइड डायरेक्टर भी नहीं है, तो सारे डायरेक्टर। एवरीबॉडी, ये रहेगा क्या तुम्हारा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। यहां तक की चीजें क्लियर है? कुछ बच रहा है जीवन में और कुछ हल्का फुल्का जो याद आ रहा हो कि सर ये भी पढ़ाए थे लेकिन अपन ने पढ़ा नहीं, सब हो गया है। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 1। आपके लिए जोरदार तालियां। आपने मात्र 16 मिनट के अंदर चैप्टर 1 निपटा दिया। पढ़े हुए थे, टेस्ट दिए हुए थे, अब 16 मिनट देखे, पूरा चैप्टर दिमाग में। ये अपलोड हो जाएगा ओपन फॉर्मेट में। भाई पोहा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए, ठीक है? बच्चे लोग को जाना भी है, 10-20 हो रहा है, भूख भी लगी है, मुझे भी लगी है। चलिए ठीक है, चलिए ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। रिलेटेड पार्टी तो नहीं था, रिलेटिव था, बट रिलेटिव ऑलरेडी टेस्ट में डिस्कस हो गया आज। हाँ, गुमनाम कह रहा है सर हमें मिलेगा नाश्ता। बिल्कुल, फेस टू फेस आओगे तो मिलेगा, फेस टू फेस आओगे तो मिलेगा। हाँ, हमारे नाश्ते के लिए जीपे कर दो, पता था मुझे ये होना है। मैं आऊं हाथ बटाने? हाँ ठीक है।
चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में मुझे नहीं लगता कुछ डाउट होगा। थोड़ा सा यहाँ पे नाश्ता समारोह है, आपको थोड़ा कैमरा पलटा के दिखाऊं क्या? हाँ, हाँ जी, ये हाय बोलो सब इनको। लो भाई, फेस टू फेस वालों से मिलो, थोड़ा सा नाश्ता पानी करके लो। पोहा तो दिखाई देंगे। हाँ, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। कंक्लूड करता हूं मैं क्लास को। अपन कल मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट।